उसका विरोध करने वाले उपद्रवी तत्वों ने हिंसा की और उन्होंने पुलिस पर हमला किया और उसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें 2 लोग मारे गए। मुख्य रूप से असम मीडिया की तरफ से यह कहा जा रहा है, लेकिन आपने वो वीडियो भी देखा है और उस वीडियो के बारे में अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट 14 सेकंड का वीडियो है, जिसमें एक शख्स लाठी उठाकर दौड़ता हुआ दिखलाई पड़ता है। उसके पहले गोलियां चलती हुई दिखलाई पड़ती हैं, निशाना नहीं दिखलाई पड़ता है किसको गोली मारी जा रही है, लेकिन लगातार गोलियां चल रही हैं। और फिर एक शख्स दौड़ता हुआ दिखलाई पड़ता है कैमरे की तरफ आता हुआ, और फिर पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और उसे गोली मार दी जाती है सीने पर। वह गिरा हुआ दिखलाई पड़ता है और फिर एक फोटोग्राफर बार बार उस पर कूदता है, जिस फोटोग्राफर को पुलिस बहुत ही दुलार से हटा के ले जाती है और बाद में एक पुलिस वाला उसे छाती से लगाता है, गले लगाता है ना, छाती से लगाता है। ये 1 मिनट 14 सेकंड का वीडियो है और इस पर वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी NC अस्थाना ने वायर में जो लेख लिखा, उसमें उन्होंने यह पूछा कि मैं उस फोटोग्राफर की बात नहीं करना चाहता हूँ, यानी विजय बानिया की बात में नहीं करना चाहता हूँ, जो उस गिरे हुए शख्स पर बार बार कूद रहा था। मैं उसकी क्रूरता की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस जिस तरह गोलियाँ चला रही थी उसका आधार क्या था। अस्थाना साहब ने यहाँ तक कहा है कि पुलिस कुछ उस तरह गोलियाँ चला रही थी जैसे जालियांवाला बाग में पुलिस ने गोली चलाई थी, और यह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा दिया गया, जिम्मेदारी से दिया गया बयान है। उसको उतनी ही जिम्मेदारी से ग्रहण करने की आवश्यकता का नाम क्या था उसको। इसलिए हमने ये सोचा कि बेहतर हो कि सारे मामले को ठीक से समझने के लिए एक टीम यहाँ से जाए, और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से एक टीम असम गई। उसमें शामिल थे नदीम साहब, सलमान, फहद, और उनके साथ और 2 लोग गए थे। तो आज हम उस टीम की रिपोर्ट यहाँ जारी करने वाले हैं, और उस टीम के जो सदस्य हैं वे बतलाएंगे कि उन्होंने क्या देखा। उसके कानूनी पक्ष पर टिप्पणी करने के लिए हमने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े साहब से अनुरोध किया है, वे पहुँच रहे होंगे। और लेखिका फरहान नकवी, उनसे हमने अनुरोध किया कि वे आएँ, क्योंकि फरहान नकवी इस तरह की बहुत सारी स्थितियों की पहले खुद जांच कर चुकी हैं, उनका बहुत लंबा अनुभव है इस तरह की हिंसा के मामलों को समझने का, और ये क्यों होते हैं, तो उसके पूरे परिप्रेक्ष्य को कैसे समझा जाए और इस घटना को उस परिप्रेक्ष्य में रखकर कैसे समझा जाए। इसलिए हमने फरहान नकवी से अनुरोध किया कि वे भी यहाँ आए। कविता कृष्णन को यहाँ होना था, लेकिन उनके घर में स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि वे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। हम आपका फिर स्वागत करते हैं और हम अनुरोध करते हैं नदीम से कि वे बात शुरू करें। नदीम, ये है माइक उस सर पे। मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि प्रोफेसर पूर्वानंद ने बताया कि 21 तारीख को आसाम की वो घटना का जब वीडियो हमारे सामने आया, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोगों को आसाम जाना चाहिए और अपनी आंखों से उन तस्वीरों को देखना चाहिए जो वीडियो में हमें नज़र आएंगे। तो जिसके तहत 3 लोग यहाँ मौजूद हैं। उसके सिवा हमारे पास 7 वकीलों की एक टीम जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के वकील थे, और पत्रकारों की एक टीम जिसमें कुछ दिल्ली के पत्रकार और कुछ आसाम के पत्रकार थे। हम लोग वहाँ पर गए सिपाझार इलाके में, दरांग डिस्ट्रिक्ट के सिपाझार इलाके में धौलपुर का जो गांव के नाम से जो गांव है, तो उस इलाके में हम वहाँ पर गए।
एक सेकंड। नहीं आप सो जब आप कंटिन्यू कीजिए। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो जाकर तो 21 तारीख को जो ये घटना हुई आसाम में, वो गुवाहाटी जो आसाम की उनका मेन कैपिटल है, दिसपुर जो आसाम की राजधानी है, वहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे के डिस्टेंस में दरांग ज़िले में सिपाझार नाम का एक कस्बा है। सिपाझार कस्बे से जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, उस कस्बे से, तो वहाँ से तकरीबन 20 से 25 मिनट का एक अंदर गांव का ड्राइव है। जब आप उस गांव में पहुंचेंगे तो फिर वहाँ पर एक आपको नदी मिलेगी, वो नदी आप क्रॉस करेंगे। वो नदी क्रॉस करने के बाद तकरीबन 5 किलोमीटर का जब आप डिस्टेंस तय कर लेंगे तो वो धौलपुर इलाका है। उस धौलपुर इलाके में सरकार ने एविक्शन ड्राइव शुरू करी, जिस ड्राइव के नतीजे में बाद में माइक्रो में बात करेंगे, वहाँ से लोगों को हटाया गया। उनको ये कहा गया कि ये सरकारी इंक्रोचमेंट है और उन पर गोलियां चलाई गई, जिस पे 3 लोगों की जानें गई और तकरीबन 12 लोग जख्मी हुए, जिसमें से 9 लोगों का गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में इलाज चला। उसके बाद 2 दिनों के भीतर उन सब लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। अब अगर आप जाएं वहाँ पर तो वहाँ पर ट्रैक्टर्स और जेसीबी चला दी, इस तरह से चलाई गई है कि आपको वो कोई नामो निशान नहीं लगेगा कि यहाँ पर कभी इंसान रहा भी करते थे। और हम में से जो दिल्ली, बम्बई या 2 बड़े शहर में रहने वाले लोग हैं, अगर हम में से कोई लाखों रुपए महीना भी किसी को दिया जाए तो वो कोई उस इलाके में रहने को तैयार ही नहीं होगा जहाँ पर पहले आपको 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर अंदर चलना पड़े, पैदल चलना पड़े, फिर नाव से क्रॉस करना पड़े, फिर दूसरी नदी आपको पैदल क्रॉस करना पड़े। इट्स लाइक अ ओपन जेल। वहाँ पर लोग रह रहे हैं और वो लोग जो लोग 1965 से 1965 से वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। और हम सब को पता है कि आसाम में जो ब्रह्मपुत्रा का 4 एरिया है, जो रिवर बेड है, जिस तरह से ब्रह्मपुत्रा अपना फ्लो चेंज करती है, अपनी धारा बदलती है, तो उस तरह से कई इलाके ऐसे हैं जो 4 के इलाके कभी नदी में रहते हैं, कभी नदी 4 के इलाके नदी में बदल जाते हैं, कभी नदी के इलाके 4 में बदल जाते हैं। और वो पूरी एक बेल्ट है जो धुबरी और ग्वालपाड़ा से लेकर अपर आसाम तक जाती है, जिसके किनारे बस्तियां हैं लोगों की और लोग रह रहे हैं। 1965 से लोग धौलपुर के उस इलाके में रह रहे हैं। धौलपुर 1, धौलपुर 2 एंड धौलपुर 3, ये 3 इलाके हैं। धौलपुर 1 से एविक्शन हुआ है, जहां पर ये गोली चली और लोग मारे गए। धौलपुर 2 में नोटिसेस हैं और धौलपुर 3 में भी नोटिसेस हैं। ये वो इलाके हैं जिनमें 1965 से लोग रह रहे हैं। 1970 से उन्होंने वोट कास्ट किए हैं, उनके पास सरकार के आधार कार्ड हैं। धौलपुर 1 में, जहाँ की मैं बात आपको बता रहा हूँ, कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको कोई नामो निशान नहीं मिलेगा, खेत मिलेगा, लेकिन एक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग उस स्कूल की है जो तकरीबन 1980 से वहाँ पर मौजूद है। और 1980 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, चुनाव आयोग का वहाँ पर पोलिंग स्टेशन रहता रहा और लोग वहाँ पर उसी गांव में वोट डालते रहे। रातों रात वो अचानक जो है अतिक्रमण बताया जाने लगा, कब्जा बताया जाने लगा। वो लोग जो 1965 से रह रहे थे, कहा गया कि ये लोग जो है इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या जो भी चीज़ें हैं, और उनको सुबह सुबह बुलडोज कर दिया गया। उसकी भी बात यह है कि 10 तारीख को नोटिसेस इशू हुई। जब हमने नोटिसेस पढ़ा, जब हम अपनी रिपोर्ट रिलीज करेंगे, उस रिपोर्ट में नोटिसेस की भी कॉपी हैं। 10 तारीख को नोटिस इशू किए गए, लेकिन किसी को भी नोटिस डिलीवर नहीं किए गए। नोटिस डिलीवर किए गए 19 की रात में 8 बजे, और उसमें लिखा था कि 20 तारीख तक इस इलाके को खाली कर देना चाहिए। 10 तारीख का नोटिस 19 तारीख को दिया गया, जिसमें कहा गया कि सुबह तक खाली कर देना चाहिए। सुबह जब हमारे फेमस चीफ मिनिस्टर के भाई SP दरांग वहां पर पहुंचे
तो उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि आपके ऊपर हम गोलियां चला देंगे, स्ट्रेट गोलियां चलाएंगे, आपको इस इलाके को खाली करना होगा। जिसके नतीजे में लोगों ने कहा कि हिंसा नहीं हो, हम ये इलाका खाली कर देते हैं। उसके बाद लोग वापस आए, आई विटनेसेस हैं, टेस्टिमनीज हैं, रिपोर्ट में भी आपको टेस्टिमनीज मिलेंगी। लोगों ने कहा कि हम अपने बांस उठा रहे थे। मोइनुल हक, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मोइनुल हक ने, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि वो डंडा लेकर दौड़ता हुआ आया। अब जाहिर सी बात है कि कोई डंडा लेकर अगर AK-47 राइफल के सामने दौड़ता आया है तो या तो वो पागल होगा या उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा। तब हमने वहाँ के उसके घर वालों से, उसके गांव के लोगों से पूछा कि इतना ओवर इमोशनल आदमी कोई कैसे हो सकता है जो कि AK-47 के सामने डंडा लेकर आए। तो लोगों ने बताया कि वो आगे की तरफ अपना सामान उठा रहा था और पीछे से पुलिस वाले घुसे हैं और उसके घर के लोगों की पिटाई करनी शुरू करी। और उसकी भांजी, जिसका तस्वीर भी आपको मिलेगा, उसकी भांजी का पुलिस वालों ने जब हाथ तोड़ दिया और उसके घर के सामान को तोड़ने लगे, तब वो डंडा लेकर बाहर निकला, जिसको एक साथ 5 पुलिस वालों ने लगातार फायर किए और मार डाला। एक तो ये पार्ट हो गया कि पुलिस की भी अगर हम थ्योरी मान लें कि पुलिस की थ्योरी सही है, तो एक बात कि 10 तारीख का नोटिस 19 तारीख को क्यों मिला। उसके बाद अगर हम दूसरी बात उनकी मान लें कि उसने डंडा लेकर अटैक करना चाहा, तो चेस्ट इंजरी नहीं होनी चाहिए थी, लेग इंजरी होनी चाहिए, बुलेट पैरों में लगनी चाहिए, रबर बुलेट का इस्तेमाल होना चाहिए, डंडे की जगह डंडे लाठीचार्ज का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन सीधे फायरिंग करी गई। वीडियो आप खुद देख सकते हैं कि जो साउंड है वीडियोस में, वो साउंड ये नहीं बता रहा कि सिर्फ 5 लोग फायर कर रहे हैं, बल्कि साउंड उससे ज्यादा है। तो उससे लगता है कि जो 27 पुलिस वाले वहां मौजूद थे वो लगातार सब फायरिंग कर रहे थे। 19 लोग वो हैं जो सामने निकल कर आए कि हमको बुलेट लगी है, जिनमें से 9 लोग मेडिकल कॉलेज वहां पर एडमिट थे। अब इन मेडिकल कॉलेज में जो लोग थे वो 21 तारीख को 21 को सितंबर में मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 27 को मेडिकल कॉलेज का विजिट किया, तो पता चला कि 27 में आप वहाँ आपस में बात नहीं करते। 27 में उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, बुलेट इंजरी, बुलेट उनकी बॉडी में अभी भी मौजूद है। वहां पर एक महिला मौजूद है जिसके 2 गोलियां लगी हैं, एक बच्चा है जिसके 2 गोलियां लगी हैं, एक पुरुष है जिसकी टांग में 3 गोलियां लगी हैं। उस 27 तारीख तक उनका कोई ऑपरेशन या ऑपरेशन करके बुलेट रिमूव नहीं करी गई। 27 को हमने कई अधिकारियों से बात करी, कई लोगों से बात करी, तो उन 3 लोगों की गोलियां निकाली गई। 3 की 28 तारीख को निकाली गई। लेकिन सरप्राइजिंगली एक काम और हुआ कि चांद महमूद जो सन ऑफ फजल अली है, 13 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, वो 17 साल के बच्चे को बुलेट यहां से कंधे से छीलती हुई निकल गई। और एक दूसरा आदमी है जो है असमत अली और एक सरफुद्दीन, ये 3 लोग ऐसे हैं वहां पर जिनके बुलेट अंदर नहीं गई थी बॉडी में, बल्कि बुलेट छीलते हुए साइड से निकल गई थी। तो 27 तारीख को पुलिस ने उनको हॉस्पिटल से जबरदस्ती डिस्चार्ज कराया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ साथ एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि मोइनुल हक जो आदमी जिसको मारा गया, उसके बेटे अशरफुल हक को पुलिस ने बोला हुआ है कि रोज उसको सिपाझार पुलिस स्टेशन में अपीयर होना है। तो शाम के 7 बजे वो जिसका बाप मारा गया है वो रोज अपीयर होता है, लोगों से बताते, उनसे पूछा जाता है कि तुमने किस जर्नलिस्ट से बात करी, किस मीडिया वाले से बात करी और किस एक्टिविस्ट से बात करी। जहां तक मीडिया का एक सेक्शन या एक वर्ग ये कह रहा है कि पुलिस पे हमला हुआ, तो मोइनुल हक का डंडा हमने देख लिया। आखिरी बात मैं इस पे कंक्लूड करूंगा कि जो 13 साल का बच्चा जिसके गोली लगी गर्दन पर और वो अपना आधार कार्ड लेने के लिए गया था और आधार कार्ड लेकर वापस आ रहा था,
उसको एक स्कॉलरशिप मिली थी जिसमें आधार कार्ड सबमिट करना कंपलसरी था, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस से आधार कार्ड बना था उसको लेकर आ रहा था, तो उसको उस भीड़ में उसको पुलिस ने गोली मारी। तो 13 साल का बच्चा कभी रजिस्ट नहीं करता है, उसकी इमेजेस देख के भी आपको लगेगा। और उसके फादर और मदर उस दिन से बेड पे हैं, जिनका इलाज चल रहा है कि वो उस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये तमाम फाइंडिंग्स हैं जिनकी डिटेल हमारे बाकी साथी बताएंगे और आपको रिपोर्ट में मिलेगी। शुक्रिया।